हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से हमने फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया, बट दिस इज हाई टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। हर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट का एग्जाम आने वाला है एंड एवरीवन इज सर्चिंग फॉर द नोट्स जो हम एग्जाम में लिख के आ सके। सो फ्रॉम टुडे वी विल ट्राई टू कवर एज मच टॉपिक एज पॉसिबल एंड आई गेस आई हैव स्कोर्ड 622 मार्क्स इन दी फर्स्ट प्रॉफ एग्जामिनेशन, सो आई एम गुड इनफ टू गाइड यू फॉर दिस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे शॉक वाला टॉपिक। वाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन शॉक बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट 20 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द सीबीएस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप स्क्रीन पे देखेंगे शॉक। व्हाट इज शॉक? तो शॉक क्या होता है एक्चुअली में? एक वो कंडीशन है जिसमें हमारा टिश्यू परफ्यूजन कम हो जा रहा है, और दूसरा इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो कम हो गई है शॉक के केस में। ठीक है। अब शॉक के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि 4 मेजर कैटेगरी। 1 हाइपोवॉल्यूमिक, लो रेजिस्टेंस या डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। इसके अंदर भी काफ़ी टाइप्स है शॉक के, तो इसीलिए शॉक के बहुत सारे टाइप्स हैं। शॉक हमें बहुत बड़ा शॉक देके जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को हम कोल्ड शॉक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है। और इसमें होता क्या है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, जो हमारा नाम से समझ में आ रहा है, हाइपो मतलब कम, वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम, तो इसमें हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम का बहुत बड़ा रिलेशन है कार्डिक आउटपुट के साथ। तो ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण कार्डिक आउटपुट भी हमारा कम हो जा रहा है। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिख के आना है, और अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों को पहले आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर इन्हीं चीज़ों को अपने सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहला हेमरेजिक। हेमरेजिक मतलब हमारा हेमरेज मतलब ब्लड वेसल्स का रप्चर होना, फटना। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी। एक्सटर्नल किसी एक्सीडेंट से आपका हेमरेज हो गया, जैसे सर फट जाना हम बोलते हैं, और इंटरनल जैसे कि जीआईटी में कोई ब्लीडिंग हो गई, कोई वेसल फट गई, तो दैट इज हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में क्या होगा? ब्लड लॉस हो रहा है हमारा। फिर आता है दूसरा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कहीं कुछ हुआ नहीं है, कोई ब्लड वेसल रप्चर नहीं हुआ है, पर हमारी बॉडी में वॉल्यूम ही कम हो चुका है। अब कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम जीआईटी की बात करें तो किसी को वॉमिटिंग होता है तो हमारा बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है, डायरिया होता है बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है। किडनी में देखो तो जिसको डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, दोनों ही केस में क्या होता है? बहुत सारा वॉल्यूम जो है वो बॉडी से लॉस होता है। कैसे? उसमें क्या होता है? यूरिनेशन के थ्रू बहुत सारा पानी हमारी बॉडी से निकल जाता है, दैट कॉजेज द डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। फिर तीसरा आता है स्किन। या स्किन में कैसे होता है? बर्न। जब बर्न होता है तो इवेपोरेशन के थ्रू हमारी बॉडी का बहुत सारा पानी चला जाता है। ठीक है। तीसरा आता है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मतलब किसी ट्रॉमा के थ्रू, और इसके कारण क्या होता है? हमारा जो वेसोमोटर सेंटर है उसका इनिबिशन हो जाता है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब हम पढ़ेंगे दूसरे तरह का शॉक जिसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक से नाम से मेरा कार्डियो मतलब कार्डियक, हार्ट, जेनिक मतलब जेनेसिस मतलब ओरिजिन। तो वो शॉक जो कि हार्ट के कारण हो रहा है। हार्ट के कारण क्यों? क्योंकि जो हमारे हार्ट है उसकी पंपिंग एबिलिटी कम हो गई है। अब अल्टीमेटली हार्ट ही वो ऑर्गन है जो कि पूरे बॉडी को, हर एक ऑर्गन को, ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई कर रहा है ना। अब अगर हार्ट की खुद की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाए तो पूरी बॉडी को जो ब्लड वॉल्यूम हमको मिल रहा था वो सब कम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सर्कुलेटरी मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। तो जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसमें क्या होता है? जो हमारे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो गई है किसी भी कार्डियक एबनॉर्मेलिटी के कारण। अब वो कार्डियक एबनॉर्मेलिटी हम सब जानते हैं, एमआई हो सकता है, दैट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, या कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। तो ये है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। अब आता है हमारा तीसरा शॉक, दैट इज लो रेजिस्टेंट, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बोलते हैं। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं वार्म शॉक। ठीक है। वार्म शॉक नाम समझना है क्योंकि इसमें स्किन हो जाएगा वार्म। अब होता क्या है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस मेरी बॉडी में आया और उसने एक्सेसिव वेसोडाइलेशन करवा दिया वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, मतलब एक्सेसिव वेसोडाइलेशन के कारण ये शॉक में नहीं होता है। अब जैसे ही वेसोडाइलेशन बढ़ेगा तो ब्लड वेसल का साइज बढ़ जाएगा, और ब्लड वेसल का साइज बढ़ जाएगा तो जो हमको पेरिफेरल रेजिस्टेंस मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारा कार्डिक आउटपुट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहला टाइप है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब क्या? देखो, वेसोडाइलेशन हमेशा पैरासिम्पैथेटिक का काम है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा सिंपैथेटिक का काम है। तो इस पूरे शॉक में क्या हो रहा है? वेसोडाइलेशन हो रहा है। मतलब ये कैसे हो सकता है? न्यूरोजेनिक में या तो हमारा वेगल टोन मतलब पैरासिम्पैथेटिक बढ़ जाए, और या तो सिंपैथेटिक टोन हमारा कम हो जाए। दूसरा आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक एलर्जिक रिएक्शन है, और जब भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो रिलीज होता है हिस्टामिन या हिस्टामिन जैसे सब्सटेंसेस, और ये करवाते क्या है? ये आसपास के एरिया में वेसोडाइलेशन करवा देंगे। वेसोडाइलेशन का बढ़ा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ तो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गया, और जिसके कारण जो ब्लड है वो हमारा लॉस हो गया वेस्कुलर सिस्टम से, और कार्डिक आउटपुट भी अल्टीमेटली कम हो गया। तीसरा आता है सेप्टिसेमिक। सेप्टिसेमिक मतलब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, मल्टीप्लाई किया, फैला, उसने टॉक्सिन रिलीज किया, उस टॉक्सिक सब्सटेंस से भी हमारा क्या किया? वेसोडाइलेशन करवा दिया, पेरिफेरल आर्टरी रेजिस्टेंस कम हो गया, और इसके कारण एक और चीज होता है आर्टीरियल पैरालिसिस भी कभी कभी देखने को मिलता है। फिर चौथा आता है हमारा एंडोटॉक्सिक। अब सेप्टिसेमिक और एंडोटॉक्सिक में एक ही डिफरेंस है कि जो एंडोटॉक्सिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उससे होता है, और इसमें भी क्या होगा? वेसोडाइलेशन होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास फाइनली ऑब्स्ट्रक्टिव या एक्स्ट्रा कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव से तो समझ में आ रहा है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा कार्डिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे कार्डिक सिस्टम से ही, लेकिन हार्ट नहीं है, ये मेनली इतना समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? हमारा जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है
अगर हमारा वेंट्रिकुलर प्रॉपर फिल नहीं होगा तो बाहर ब्लड इजेक्ट कैसे होगा, तो हमारा जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो कहीं ना कहीं तरह से हैम्पर हो गया है। अब इसके हैम्पर होने के कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अल्टर हो चुका है। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है क्योंकि मेरे हार्ट पे कहीं से एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है। अब ये प्रेशर देखो, हार्ट का लोकेशन का, हार्ट का लोकेशन जस्ट लंग के पास में। ठीक है, तो ये मेरा हार्ट है, तो अगर लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो जाए या लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर हमको किस पड़ेगा, हार्ट पे पड़ेगा। तो एक केस होता है जिसको बोलते हैं निमोथोरैक्स। तो निमोथोरैक्स के केस में जो हमारा प्रेशर है वो हार्ट पे पड़ता है, जिसके कारण वेंट्रिकुलर फीलिंग हैम्पर हो जाता है। और दूसरा तरह का आता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियाइटिस। अब ये हार्ट है, हार्ट के बाहर एक कवरिंग है। ठीक है, अब अगर ये कवरिंग ही, इस कवरिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली इस हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। और इस हार्ट पे प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, हमारा जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो गड़बड़ हो गया। और वेंट्रिकुलर फिलिंग गड़बड़ हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारा इजेक्शन गड़बड़ हो गया, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया तो हमको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारा अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। सो दिस आर दी 4 टाइप्स ऑफ शॉक। इस वीडियो में हमने शॉक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में हम दूसरी तरह का जो टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट, और इसके अलावा जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, टिल देन जस्ट डू वॉच दिस वीडियो, मेक अ नोट। अगर नोट्स नहीं बना सकते तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको पर्टिकुलरली बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि बहुत क्रिस्प है। और अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख के आते हो, आई कैन अश्योर यू कि नो वन इज गोइंग टू गिव यू marks less than you deserve. Okay, and we will meet in the next video. Till then, thank you so much for watching and thank you so much for your love too.